नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज की सेशन में भी आपको एक बेहतरीन टॉपिक के टॉप मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अब आपको इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी प्यारे साथियों। पहले अपन बायोलॉजी की जितने भी क्वेश्चन या जितने भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर करेंगे साथियों। उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, ऐसे करके पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से साथियों। और आपको जो कंटेंट है वो पूरा बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से, एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से दिया जाएगा साथियों। तो आप अपने सर्किल में जहाँ कहीं भी आपके भाई और बहनों या कहीं भी आपके फ्रेंड सर्किल में जहाँ कहीं भी साइंस के बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चनों की आवश्यकता है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए साथियों। तो दोस्तों, आज का अपन जो टॉपिक है, आज के सेशन में जो अपन टॉपिक कवर करेंगे वो है साथियों पोषण। पोषण के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों आज की सेशन की। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में आप अपने किसी भी दोस्त या फ्रेंड सर्किल में जहाँ कहीं भी आवश्यकता है शेयर कीजिए वीडियो साथियों। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा प्यारे साथियों। तो आज का जो अपन टॉपिक है वो है साथियों पोषण के विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो पोषण है, पोषण को दो भागों में बांटा गया है साथियों। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार है पोषण के, कौन कौन से? एक तो है स्वयंपोषी, स्वयंपोषी पोषण, और दूसरा है विषमपोषी, विषमपोषी पोषण। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं साथियों, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं साथियों, जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पादप, स्वयंपोषी पादप, परजीवी पादप या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो स्वयंपोषी पादप कहलाते हैं साथियों। मैंने आपको बताया था कि जो स्वयंपोषी पोषण होता है या जो स्वपोषी पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं साथियों। और जो विषमपोषी पादप होते हैं वो किसी अन्य पादप या अन्य किसी पादप से भोजन प्राप्त करते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों स्वयंपोषी पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण होता है साथियों। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पादपों को कौन कौन से कच्ची सामग्री में अवयवों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, और उपरोक्त सभी। पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए साथियों इन सभी अवयव की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी, और कार्बन डाइऑक्साइड व जल। किस प्रकार आवश्यक होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों, जो वायुमंडल से है वो पादप CO2, वायुमंडल से CO2 पादप पत्तियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं साथियों। और जो मृदा होती है उस मृदा में जल व खनिज लवण पाया जाता है, आप सभी को पता है साथियों। तो जड़ों के माध्यम से पादप जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं साथियों। तो जड़ों के माध्यम से ये मृदा से जल का अवशोषण करते हैं और वायुमंडल से CO2 का अवशोषण करते हैं पादप। उसके बाद में साथियों इनको आवश्यकता पड़ती है सूर्य के प्रकाश की, क्योंकि साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। तो सूर्य का प्रकाश और परागहरित यानी जो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है ये भी जरूरी है साथियों। तो इस प्रकार फिर लास्ट में जो इस प्रक्रम के द्वारा जो उत्पाद बनता है उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है साथियों। C6H12 O6 साथ में ऑक्सीजन का, इस प्रक्रम के द्वारा ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है साथियों, जिसे अपन मानव यूज लेते हैं साथियों। तो इस प्रकार पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया होती है और भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है साथियों।
प्रकाश संश्लेषण के लिए पादपों को क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल और सभी, यानी ये सभी आवश्यक है, तभी पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। पादपों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में, ए व बी दोनों, माल्टोज के रूप में। साथियों, पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो होता है स्टार्च या माल्टोज के रूप में साथियों। अब मैंने अभी बताया था जी कि जो C6H12 है वो 6 के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये क्या करता है, फिर पत्तियों में जाकर स्टार्च या मंड के रूप में पत्तियों में जाकर संग्रहित हो जाता है साथियों। और साथियों याद रखिए जो ये ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोजन, तो ये होगा मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। परजीवी पादप है। परजीवी, सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जो परजीवी पादप होते कौन से हैं। तो परजीवी पादप ऐसे होते हैं जो किसी अन्य पादप से भोजन प्राप्त करते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने रिजगा देखा होगा, हमारे जो ग्रामीण परिवेश में पशुओं के लिए रिजगा उगाते हैं, तो उस रिजगे के ऊपर आपको बिल्कुल पीले रंग की क्या पाई जाती है, उस रिजगे के उस रिजगे के ऊपर पीले रंग की क्या पाई जाती है कि ऐसे लंबी बेल के समान लंबी लंबी बेल पाई जाती है जो कि पीले रंग की होती है, और उसे कहते हैं साथियों अमरबेल, जो क्या करती है रिंजके के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करती है साथियों। अमरबेल होती है जो रिंजके से उसके ऊपर निवास करती है और वहाँ से अपना रिंजके से ही विभिन्न प्रकार के पोषण प्राप्त करके अपना भोजन प्राप्त करती है साथियों। तो जो अमरबेल है वो क्या है, परजीवी का उदाहरण है साथियों, क्योंकि ये रिंजके से भोजन प्राप्त करती है। और मैंने अभी आपको बताया कि परजीवी वे पादप होते हैं जो किसी अन्य पादप से भोजन प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल यहाँ रिंजके से भोजन प्राप्त कर रही है, तो पोषण के तो इस क्रिया को परजीवी और इस पादप को परजीवी पादप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मृतजीवी पादप है। अच्छा साथियों, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृतजीवी पादप कौन से होते हैं? मृतजीवी पादप वे होते हैं जो मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे साथियों कवक होती है, कवक कौन सी कवक होती है? म्यूकर, यहाँ दे रखा है म्यूकर ऑप्शन में, तो म्यूकर और एगेरिक्स ये दो कवक होती है जो कि मृतजीवी पादपों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये मृत व सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं साथियों। और आपने एक नाम सुना होगा साथियों, एक पादप का नाम है मोनोट्रोपा, ये भी मृतजीवी पादपों की श्रेणी में आता है साथियों। मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप है जो भी मृत एवं सड़ी गली पादपों से भोजन ग्रहण करता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों म्यूकर। अब अभी मैंने ऑप्शन में बताया था कि अमरबेल वो परजीवी है साथियों। और जो यूट्रिकोलेरिया होता है वो साथियों वो होता है कीट भक्षी, यानी कीटों को भक्षण करने वाले पादप होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सहजीवी पादप है, यानी ऐसे पादप होते हैं जिसमें दो जो जातियां है पादपों की वो किसी एक ही पादप के अंदर निवास करती है। जैसे कि सहजीवी पादप का यहाँ उदाहरण के लिए ऑप्शन है लाइकेन, मोनोट्रोपा, गठपर्णी पादप या उपरोक्त सभी। तो साथियों सहजीवी पादप का उदाहरण आएगा लाइकेन, क्योंकि लाइकेन में कवक और शैवाल ये दोनों पाए जाते हैं साथियों। तो आपको पता है साथियों जो शैवाल होती है उसमें पर्णहरित पाया जाता है साथियों। सॉरी साथियों, तो शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है तो वे अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं साथियों। लेकिन जो कवक है उसमें पर्णहरित नहीं पाई जाती तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। तो कवक क्या करते हैं साथियों, शैवाल से भोजन ग्रहण करते हैं साथियों, क्योंकि शैवाल भोजन का निर्माण करता है तो उस भोजन को कवक प्राप्त करते हैं साथियों। और साथ में शैवाल को यहाँ पर खनिज लवण, जल व अन्य पोषक तत्व कवक से मिलते हैं और साथ में रहने के लिए स्थान भी मिलता है कवक से। तो इस प्रकार इन दोनों जातियों को यानी दोनों पादपों को यहाँ पर फायदा हो रहा है। कुल मिलाकर जो सहजीवी पादप को उसमें दो पादपों को एक दूसरे से फायदा होता है। इस प्रक्रम को सहजीवी
ने इस प्रक्रम को सहजीवन और इन पादपों को सजीवी पादप कहते हैं साथियों। तो सजीवी पादप का उदाहरण होगा साथियों लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, कई एग्जामों में पूछा जाता है। सजीवी पादप का उदाहरण है लाइकेन, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन भी है साथियों। ये कीटभक्षी पादप है। अच्छा, कीटभक्षी पादप से क्या तात्पर्य है दोस्तों? कीटभक्षी पादप वे होते हैं जो कीटों को भक्षण करते हैं, यानी कीटों को ये पचा लेते हैं अपने आहार के रूप में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे साथियों ऐसा भी होता है कि हाँ, तो साथियों ऐसा होता है, कई पादप ऐसे होते हैं जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं साथियों। तो ऑप्शन है यहाँ पे साथियों ड्रोसेरा, डायोनिया, गठपर्णी पादप या उपरोक्त सभी। तो साथियों कीटभक्षी पादप ड्रोसेरा, डायोनिया या गठपर्णी पादप। तो उपरोक्त सभी पादप है वो ड्रोसेरा, यानी कि ड्रोसेरा, डायोनिया और गठपर्णी पादप। और इसके अलावा एक पादप और आता है साथियों यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। ये सब क्या होते हैं साथियों? ये सब कीटभक्षी पादप होते हैं साथियों। और ये क्या करते हैं साथियों? इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, इनकी पत्तियाँ होती हैं साथियों, इनकी पत्तियाँ हैं साथियों घड़े के समान होती है साथियों। इन पादपों की जो पत्तियाँ हैं साथियों वो ऐसे घड़े के समान होती है साथियों, घड़े के समान इनकी पत्तियाँ पाई जाती है। तो उनमें क्या होता है कि जब भी कोई मान लीजिए कीट इसके अंदर आता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई कीट आता है, तो इस कीट में क्या होता है, ये कीट इनमें इसके घड़े के समान इसकी आकृति होती है पत्तियों की, तो वो वहाँ जाकर इनमें फंस जाता है साथियों। इसकी जो रसदानियाँ उनमें जाकर फंस जाता है और वहाँ से फिर ये अंदर से बंद कर लेता है अपने अवयवों को और बाद में भोजन मतलब कीटों को अपने अंदर पचा लेता है साथियों। तो इस प्रकार कीटभक्षी पादप के उदाहरणों में आपको ड्रोसेरा, डायोनिया और गठपर्णी पादप उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा साथियों। ये कीटों का भक्षण करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं साथियों। और वैसे तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये अपना भोजन तो स्वयं निर्माण कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये अन्य कीटों का भक्षण करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या लाइपेज। तो साथियों मनुष्य की जो लार है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और इसे ये जो टाइलिन एंजाइम है साथियों वो क्या करता है? वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है साथियों। क्या करता है साथियों? ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है साथियों। तो मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। लार का पीएच मान कितना होता है? साथियों जो लार है उसका पीएच मान के लिए ऑप्शन दे रखा है 6.8, 7, 7.8 और 9। तो साथियों जो लार का पीएच मान होता है वो 6.8। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा साथियों, यानी कि जो लार है वो अम्लीय होती है साथियों, अम्लीय होती है। आपको पता है पीएच मान के बारे में कि जैसे ये मान लो जी यहाँ से लेकर 14 तक मतलब पीएच का जो होता है वो वैल्यू मान 0 से लेकर 14 तक होता है, और यहाँ जो बिल्कुल 7 पे है वो उदासीन हो जाता है साथियों। इधर से लेकर मतलब इधर की तरफ अपन बढ़ेंगे ना तो ये 7 तक तो अम्लीय और 7 पे उदासीन हो जाती है साथियों। फिर इधर होती है साथियों 7 से लेकर 14 तक उदासीन, वो जो सॉरी साथियों सारिये, यहाँ किसी भी अवयव इधर की 7 से लेकर 14 के बीच में सारिये होता है और 7 पे उदासीन होता है, और 0 से लेकर 7 के बीच अम्लीय होता है। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ का जो अपन अम्लीय, उदासीन और क्षारीय का अपन वैल्यू मान ज्ञात कर सकते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा लार का पीएच मान होता है 6.8 साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? साथियों ऑप्शन है यहाँ दे रखा है कि मनुष्य के शरीर किस अंग में सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन, यानी प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ प्रारंभ होता है साथियों? ऑप्शन है आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत।
तो दोस्तों जो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन प्रारंभ होता है वो होता है अपने आमाशय से। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए आपसे कि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पूर्ण रूप से पाचन कौन से अंग में होता है, तो उसका राइट आंसर होगा साथियों फिर छोटी आंत। अगर पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया पूछी जाए तो छोटी आंत में होता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि सबसे पहले आमाशय में होता है साथियों, सबसे पहले प्रारंभ आमाशय में होता है प्रोटीन का। आपको पता है आमाशय जो दोस्तों उसमें क्या होता है कि भोजन का पाचन की क्रिया भी प्रारंभ होती है यहाँ से, और साथ में यहाँ पर HCl का स्त्रावण भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथी आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? 12 फीट, 22 फीट, 34 फीट या 5 फीट? तो साथियों मनुष्य की छोटी आंत की कुल लंबाई होती है साथियों 22 फीट। 22 फीट होती है साथियों। अपने शरीर में जो आमाशय का सबसे बड़ा जो अंग है वो छोटी आंत होती है, यानी अपने आहारनाल का सबसे बड़ा भाग है वो होती है छोटी आंत। दोस्तों इसकी लंबाई है वो बड़ी आंत से लंबी होती है, लेकिन जो इसका व्यास है वो बड़ी आंत से कम होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है अग्नाशय से, आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से? तो साथियों आपको पता है, मैंने भी बताया भी था कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका स्त्रावण अपने आमाशय से होता है साथियों। और इसका जो कार्य है वो क्या होता है साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य होता है, एक तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है साथियों, अपने भोजन को अम्लीय बनाता है। और उसी के साथ ही ये क्या करता है कि हमारे भोजन के साथ में जो हानिकारक जीवाणु परिवेश कर जाते हैं उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है साथियों HCl हमारे भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु परिवेश करते हैं उनको नष्ट करता है, और साथ में अपने भोजन को अम्लीय बनाता है साथियों, एसिडिक बनाता है साथियों। और साथियों कई बार आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है, तो उसका कारण क्या होता है कि हमारे आमाशय के द्वारा HCl का जो स्त्रावण है वो ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है ना। एक अनियंत्रित अवस्था में HCl का स्त्रावण होता है तो उस आदमी में फिर एसिडिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है साथियों, और कई बार कई प्रकार के रोग भी होने की संभावना हो जाती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है वो आमाशय से होता है। आहारनाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? साथियों यहाँ क्वेश्चन है कि भोजन का अधिकतम अवशोषण किस अंग में होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे भोजन के अवशोषण की बात हो या फिर भोजन के पाचन की, दोनों ही कार्य सबसे ज़्यादा होते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन भी होता है और सर्वाधिक अवशोषण भी होता है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस का स्त्रावण होता है, पित्त रस का स्त्रावण होता है साथियों। पित्त रस का स्त्रावण तो होता है यकृत से। अगर स्त्रावण की बात करें सबसे पहले तो यकृत से होता है, और इसका जो संग्रहण होता है वो होता है साथी पित्ताशय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका जो स्त्रावण तो होगा यकृत से, और उसके बाद में ये जाकर संग्रहित हो जाता है अपने पित्ताशय में साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, पित्त रस का स्त्रावण की बात हो रही है तो यकृत होगा, और अगर संग्रहण की बात होती तो पित्ताशय होता राइट आंसर साथियों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, विटामिन ए का संचय किस अंग में होता है? दोस्तों हमारे शरीर के एक ऐसा अंग है जहाँ पर विटामिन ए का संचय होता है साथियों, तो वो कौन सा अंग है? यकृत में, अग्नाशय में, मलाशय में या बड़ी आंत में? तो साथियों विटामिन ए का जो संचय होता है वो होता है साथियों यकृत में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे भोजन के साथ पाचन की क्रिया में उसका कोई रोल नहीं होता है साथियों, यानी कि वो पाचक एंजाइम नहीं है? तो पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमाइलेज। तो साथियों आपको पता होगा कि जो इंसुलिन है वो होता है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन होता है साथियों, और ये हमारे अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है साथियों, और ये क्या करता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है साथियों, और हमारे शरीर में क्या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है इंसुलिन हार्मोन। और इसकी कमी से मानव शरीर में डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग हो जाता है साथियों। मधुमेह रोग भी इंसुलिन की कमी से होता है साथियों। तो आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है साथियों। आपको ये सेशन किस
प्रकार या किस लेवल के आपको क्वेश्चन लगे, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं साथियों। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग इस अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिए साथियों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।